अगर उमर दराज ने टार्च रोशन ना कर रखी होती तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता। तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक खुली जगह पर निकल आए। एक चट्टान के करीब एक पुरानी सी फोर्ड पिकअप खड़ी थी जिस पर स्याह कैनूस का वुड लगा हुआ था। उन चारों को पीछे बिठा दिया गया और रहीम बख्श उमर दराज के साथ आगे बैठ गया। पिकअप के पिछले हिस्से में सीटें नहीं थी। ये लोग फर्श पर ही बैठे हुए थे। पिकअप चट्टानों के गिर्द चकराती हुई चलती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुली जगह पर आकर निकल आई। इस वक्त मदन सा उजाला फैलने लगा था। ये चारों पीछे देख रहे थे। तहद्दे निगाह वैराना ही वैराना था। कहीं कोई दरख्त, कोई पौधा या झाड़ियां वगैरह नजर नहीं आ रही थी। पिकअप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद नाहमवार रास्ते पर जोरदार झटके लग रहे थे। वो बार बार लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। कुत्तों ने भौंक कर उनका इस्तकबाल किया। यह बस्ती 15-20 घरों पर मुश्तमिल थी। एक छोटी सी बस्ती थी और आदमी उस मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर निकल रहे थे। बस्ती के तमाम मकान कच्चे थे। चंद मकान ऐसे थे जिनकी दीवारों में कुछ पत्थर भी इस्तेमाल किए गए थे। पिकअप में गली में घूमकर एक मकान के सामने रुक गई। रहीम बख्श उतरकर पिछले हिस्से की तरफ आ गया। आ जाओ वाजा, नीचे उतर आओ। वो चारों नीचे उतर आए और रहीम बख्श की रहनुमाई में चलते हुए मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। लकड़ी का भारी दरवाजा था। दूसरी दस्तक पर ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक अधेड़ उम्र औरत थी। उसने उन लोगों को देखकर हैरत का इजहार नहीं किया। गालबन यहाँ इस किस्म के बिन बुदाए मेहमान आते ही रहते होंगे। दरवाजे की दूसरी तरफ वसी कच्चा सेहन था। खजूर के चंद दरख्त थे और काफी आगे मकान था। उसके सामने भी एक बरामदा था। मकान एल शेप का था। एक तरफ एक कमरा था और दूसरी तरफ 2 कमरे। उस इमारत से हटकर एक और कमरा था और उसके साथ एक वसी शेड था जिसके नीचे चंद बकरियां बंधी हुई थी। बकरियों ने देखकर में आने लगी। उस अधेड़ उम्र औरत ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो चारों रहीम बख्श के साथ कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में अंधेरा सा था, इसलिए दरवाजा खुला रहने दिया गया। रहीम बख्श ने आगे बढ़ते रकबी सिम की 2 खिड़कियां खोल दी। खिड़कियां खुलते ही ना सिर्फ कमरे में रोशनी फैल गई बल्कि ताजा हवा भी आने लगी। शारिक दरवाजे के करीब ही खड़ा कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा खासा बड़ा था। पुख्ता फर्श था जिस पर वाल टू वाल नायलॉन की तकोन वाली खूबसूरत चटाइयां बिछी हुई थी। दीवारों पर लकड़ी की पुराने तर्ज की खूंटियां लटकी हुई थी। एक दीवार पर सिंगल चैट वाला कैलेंडर भी टंगा हुआ था। यह कैलेंडर पिछले साल का था और ग्वादर के किसी जनरल स्टोर का था। नौनाकार सूटकेस एक दीवार के करीब रख दिया और कुल भी दीवार से टेक लगाकर चटाई पर बैठ गया। इसी दौरान उमर दराज भी आ गया था। वादर शारक रहीम बख्श ने शारक की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो अभी चला जाऊंगा। यह वादा उमर दराज आप लोगों के पास है। यह मुझे शहर छोड़कर वापिस आ जाएगा। आप लोग नाश्ता करें, आज का दिन यहीं आराम करें और कल सुबह आप लोग कराची चले जाना। कल सुबह? आज क्यों नहीं? शारिक ने उलझी नजरों से उसकी तरफ देखा। यहाँ से कराची के लिए बसें सवेरे ही निकल जाती हैं। कुछ लोगों ने पहले ही ड्राइवरों से अपनी सीटों के लिए कह रखा होता है, इसलिए जो मुसाफिर ऐन वक्त पर आते हैं उन्हें मुश्किल ही से सीट मिलती है। यहाँ तो बसों में मुसाफिर भीड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं। बहुत से लोग तो छतों पर बैठकर सफर करते हैं। आज शाम उमर दराज बस ड्राइवर से कह देगा, कल सुबह आप लोग आराम से बैठ कर जाएं। रहीम बख्श ने तफसील से बताते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, फिर बोला, तुम वापस जाओ तो मुल्ला बशीर पानगोरी का हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना, मेहमान नवाजी का भी और उनके तहाइफ का भी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। रहीम बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी दोबारा आओ तो फिर तुम दोनों को अपने इलाके की सैर करवाएंगे। अच्छा वाजा, अब भी इजाजत दो। रहीम बख्श ने शारक, नौलक और डीको शाह से बाकायदा मुसाफा किया। शमीना को हाथ उठाकर सलाम किया और उमर दराज के साथ रुखसत हो गया। वो चारों चटाई पर बैठ गए। दरवाजा और खिड़कियां खुली होने की वजह से ताजा हवा कमरे में आ रही थी और गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो औरत कमरे में दाखिल हुई जिसने बाहर का दरवाजा खोला था। तुम लोग मुंह हाथ धो दो, मैं रोटी और चाय बनाती हूँ। पानी कहाँ है? शारिक ने भी जगह से उठते हुए कहा। वो जिधर बकरी बंधा हुआ है उधर पानी का ड्रम रखा है, उस औरत ने कहा। फिर समीना की तरफ देखती हुई बोली, तुम मेरे साथ आ जाओ बीबी। वो तीनों बकरी मरे शेड की तरफ चले गए और समीना उस औरत के साथ आ गई। दूसरी तरफ वाले कमरों के पिछली तरफ गुसल खाना सा बना हुआ था। ये गुसल खाना है, तुम मुंह हाथ धोकर बकरियों बिछड़ के साथ वाले कमरे में आ जाओ। उधर हमने बवलची खाना बनाया हुआ है। वो औरत कहती हुई बाहर चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद समीना भी उस कमरे में आ गई। कमरा खासा बड़ा था जिसे बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उस कमरे के पिछली तरफ भी 2 खिड़कियां थी जिनसे रोशनी और हवा अंदर आ रही थी। कमरे की दीवारें धुएं से काली थी। एक तरफ चूल्हा बना हुआ था, उसके साथ ही दाईं तरफ दीवार में 2 अलमारियां बनी हुई थी जिनमें बर्तन वगैरह सजे हुए थे। वो औरत आटा गूंद चुकी थी और चूल्हे पर तवा रखकर आग जला रही थी। समीना को तो तवा देखकर बड़ी हैरत थी। तकरीबन आधा इंच मोटी पत्थर की चकोर सी सिल थी। उसे देखकर भी हैरत होती थी कि इसने आटा भी रैगजीन के एक टुकड़े पर गूंदा था
और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया था और अब वो रेगजीन फैलाए उस पर पेड़े बना बना कर रख रही थी। रोटियां बड़ी और मोटी मोटी और आड़ी तिरछी सी पक रही थी। आटे में नमक भी डाला गया था। समीना ने एक नवाला तोड़कर खाया तो उसे ये रोटी बहुत अच्छी लगी और बाद में जब बकरी के दूध की चाय के साथ ये रोटी नाश्ते में खाई गई तो बड़ा मजा आया। नाश्ता करने के बाद वो लोग जो सोए हैं तो दोपहर 2 बजे से पहले कोई भी नहीं उठ सका था। वो लोग लॉन्च में तकरीबन रात भर जागे थे और हम खूब गहरी नींद सोए थे और जब बेदार हुए तो बड़ी कसलमंदी महसूस हो रही थी। नहाने के लिए पानी भी नहीं था, सिर्फ मुंह हाथ धोने पर इत्तफाक किया गया। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। उमर दराल बहुत देर पहले शहर से वापस आ चुका था। खाने में लेला गबा कर लिया गया था। लेले की रान और भुना हुआ गोश्त बेहद लजीज था। उमर दराल भी उनके साथ खाने में दस्तरखान पर मौजूद था। खाने के बाद वो फिर लेट गया क्योंकि बाहर तेज धूप थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर कुछ वक्त गुजारा जाता। सुबह और इस वक्त खाने से पहले जब वो कमरे से बाहर निकलकर शेन में आए थे तो बाईं तरफ उन्हें खजूर के दरख्तों की चोटियां नजर आई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो दरख्त किसी घर में लगे हुए थे या किसी बस्ती के बाहर किसी जगह पर थे। घी कुस्टा और नून का तो फौरन ही सो गए। समीना भी उम्मीदें लगी थी। शारिक पर गुनूदगी तारी होने लगी। 6 बजे के लगभग वो सब जाग गए। इस वक्त उमर दराज ने उन्हें कहवा पिलाया, चलो तुम लोगों को थोड़ा सैर करा के लाऊं, सुबह से बंद पड़े हो, उमर दराज ने कहा। वो लोग उमर दराज के साथ मकान से बाहर आ गए। बस्ती ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। वो लोग दाईं तरफ गली से निकले थे। गली के इख्तिताम पर एक छोटा सा मैदान था जिसमें चंद बच्चे खेल रहे थे और 3-4 अधेड़ उम्र आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उन लोगों ने उठकर उमर दराज और शारक वगैरह से हाथ मिलाया। मैदान की दूसरी तरफ बहुत दूर एक पहाड़ी थी जो दाएं से बाईं तरफ चली गई थी। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसके दामन में खजूरों के दरख्त के झुंड नजर आ रहे थे। वो लोग उसी तरफ जा रहे थे। मैदान की दूसरी तरफ नशेबदा वो लोग जैसे ही मैदान की दूसरी तरफ पहुंचे उन्हें सब्जा देखकर बड़ी हैरत हुई। पहाड़ी के दामन में दूर तक सब्जा ही सब्जा था। वो दरअसल खेत थे जिनमें मुख्तलिफ किस्म की फसलें लहलहा रही थी। खेतों में मुख्तलिफ जगहों पर 4-5 आदमी उन्हें मिले जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस का मुजाहरा किया था। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो लोग वापस आ गए। यहाँ बिजली तो नहीं थी, अलबत्ता मेट्रोपैक्स रोशन करके रख दिया गया था। वो औरत उमर दराल की बीवी थी। उनकी कोई औलाद न थी। उमर दराल भी मुल्ला बशीर पानीगोरी के गिरोह से वाबस्ता था। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने सोने, मुरशियात और दीगर चीजों के अलावा इंसानों की स्मगलिंग भी करता था। उसके आदमी हर तरफ फैले हुए थे। गैर कानूनी तौर पर खलीज की रियासतों में जाने वालों की कमी नहीं थी। पानीगोरी के आदमी को ऐसी लोगों की तलाश थी और जब माकूल तादाद में लोग जमा हो जाते तो उन्हें लांच में भरकर किसी 20 खलीजी रियासत के वहरान साहिल पर उतार दिया जाता। लांच पर ले जाने वाले पहले उन लोगों को उस बस्ती में उमर दराज के घर पर ठहराया जाता था। उमर दराज उन्हें घर छोड़कर चला गया था। शमीना उमर दराज की बीवी के साथ मुख्तलिफ कामों में लग गई। रहीम बख्श ने उमर दराज को और उमर दराज ने अपनी बीवी को बता दिया था कि ये लोग वो नहीं हैं जिन्हें पैसे की वजह समंदर पार पहुंचाया जाता है, बल्कि ये मुल्ला बशीर पानीगोरी के खास आदमी हैं और गालमन इसलिए उनकी इतनी खातर तवाज़े हो रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उमर दराज वापस आ गया। उसने बताया कि एक बस ड्राइवर से उसने बात कर लिया। सुबह 7 बजे रवाना होगी और उसके लिए आगे की सीटों का बंदोबस्त कर लिया गया है। इस छोटी सी बस्ती में दरचे 8 बजे के बाद ही सन्नाटा छा गया था, मगर वो लोग देर तक जागते रहे। रात इसी तरह सोते जागते में गुजर गई। सुबह 6 बजे वो लोग उमर दराज के साथ उसकी पिकअप पर सवार होकर सोन मियानी शहर की तरफ रवाना हो गए। उनका ख्याल था कि इतनी सुबह शहर के लोग सो रहे होंगे, लेकिन ये कराची नहीं, सोन मियानी था, एक साइली बस्ती जिसके बाशिंदों की रोजी का इंहसार माही गिरी पर था। रात भर गहरे समंदर में रहने वाले माही गिरी की कश्तियां सुबह मुंह अंधेरे वापिस आ जाती थी और बंदरगाह के इलाके में बड़ी गहमा गहमी रहती थी। लारी अड्डे पर भी बड़ी रौनक थी। मछलियों से लदे हुए मखसूस साफ के ट्रक सुबह मुंह अंधेरे ही कराची की तरफ रवाना हो जाते थे। कराची जाने के लिए 3-4 बसें तैयार खड़ी थी। एक बस आधा घंटा पहले जा चुकी थी और दूसरी बस 7 बजे रवाना होने वाली थी। उन्हें इसी बस में जाना था। बहुत से मुसाफिर बस में बैठे हुए थे। कुछ मुसाफिर आ रहे थे। आगे की 2 सीटें खाली रखी गई थी। इन चारों को उन सीटों पर बिठा दिया गया। शूट इस छत पर रखवा दिया गया था। 7 बजे बस रवाना हुई तो पूरी तरह भर चुकी थी। सीटों के दरमियानी रास्ते पर छोटे छोटे स्टूल रख दिए गए थे और उन पर भी लोग बैठे हुए थे। रहीम बख्श ने की कहा था कि यहाँ मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में ठूंसा जाता है। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा था, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। उनके चारों तरफ वैराना था। कहीं कोई छोटी बस्ती भी नजर आ जाती। जब चौकी पर बस को चेकिंग के लिए रोका गया, मुसाफिरों के साथ कस्टम्स और पुलिस वालों का रवैया ऐसे था जैसे वो किसी मफतूआ कौम के अफराद हो। लोगों के साथ पुलिस का रवैया बहुत बुरा था।
तकरीबन 1 घंटे तक चेकिंग होती रही। बस पर लदा हुआ तमाम सामान उतरवा लिया गया था और बस को भी अच्छी तरह ठोंक बजाकर देखा गया था कि किसी खुफिया खाने ने कोई माल तो नहीं छुपाया गया था। इनका सूटकेस भी खुलवा कर देखा गया। एक कस्टम वाला इशारों को एक तरफ ले गया। सूटकेस में सिर्फ वही चीजें थी जो मुल्ला बशीर बनगोरी से तोहफे में मिली थी। एक दो सूटों का कपड़ा और समीना का जेवरात का सेट। वो कस्टम वाला शायद शारिक से कोई सौदेबाजी करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त बस का ड्राइवर वहां पहुंच गया। ये लोग मुल्ला बशीर पानगुल के मेहमान है वाजा। बस ड्राइवर ने कस्टम वाले को मुखातिब करते हुए कहा, ओह। फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोग कराची ही से सैरो तफरी के लिए गए थे, 2 दिन रहने के बाद वापस आ रहे हैं। शारिक ने जवाब दिया, मैंने तुम लोगों को जाते हुए नहीं देखा। कस्टम वाले ने कहा, हम लोग बस पर ही गए थे, हो सकता है उस वक्त तुम्हारी ड्यूटी ना हो। शारिक ने जवाब दिया, सवाल जवाब क्या कर रहे हो वाजा? ड्राइवर ने कस्टम वाले की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है कि ये पानीगोरी के मेहमान हैं? ठीक है, जाओ, कस्टम वाले ने कहा। वो लोग वापस बस के करीब आ गए। सामान दोबारा लादा जा रहा था और मुसाफिर बी बस में बैठ रहे थे। उनका सूटकेस भी ऊपर रख दिया गया। ये लोग भी अपनी सीटों पर बैठ गए और बस रवाना हो गई। मुझे रात ही को उमर दराज ने तुम लोगों के बारे में बता दिया था। ड्राइवर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, अगर यहाँ मुल्ला पानीगोरी का नाम इस्तेमाल ना किया जाता तो ये कस्टम वाले तुम लोगों से 2-4 हजार रुपए ईंट लेते, या तुम लोगों के सामान से इरवन या कोई और ऐसी चीज बरामद कर ली जाती कि तुम लोगों को बंद कर दिया जाता। मुल्ला बशीर पानीगोरी के नाम में बड़ी तासीर है, शारिक ने कहा। पानीगोरी बड़ी ऊंची शय है, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तमाम नाकों कस्टम्स और पुलिस वाले उसके वजीफा ख्वार हैं। वो इसके किसी आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बुखबरी हो और इतना बहुत ऊपर से हो तो दूसरी बात है। ऐसी सूरत में वो पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन मामला किसी न किसी तरह निमट ही जाता है। बाकी रास्ता ड्राइवर से बातें करते ही गुजरा। कराची से सोनी मैनी का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन रास्ता खराब होने और जगह जगह चेकिंग की वजह से बस 5 बजे के लगभग कराची पहुंची थी। बस से उतरने के बाद शारिक ने महसूस किया था कि वहां सादा लिबास में कुछ ऐसे आदमी मौजूद थे जो बस से उतरने वाले मुसाफिरों पर निगाह रखे हुए थे। एक आदमी शारिक की नजरों में भी आ गया। वो दूर खड़ा बड़ी गहरी नजरों से इनकी तरफ देख रहा था। बेकुस्ता एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था। कुछ देर की बहस के बाद बिला फिर टैक्सी ड्राइवर राजी हो गया। डी कोस्टा ने शारिक वगैरह को इशारा किया और वो दो टैक्सी के करीब आ गए। ड्राइवर ने उतरकर डिग्गी खोल दी। नोनके ने सूटकेस डिग्गी में रख दिया। डी कोस्टा आगे बैठ गया और ये तीनों पिछली सीट पर। शारिक इन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया। टैक्सी टावर से घूमती हुई चांदरीगर रोड से वहां से आराम बाग रोड और फिर एम जना रोड पर आ गई। वो लोग पुरानी नुमाइश पर पहुंची थे कि एक और टैक्सी ने आगे निकलकर उनकी टैक्सी का रास्ता रोक लिया। इस वक्त ट्रैफिक का हुजूम था। उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होने लगा। गाड़ियों के हार्नों की आवाजों से फिजा गूंजने लगी। अपनी टैक्सी लेकर हमारे पीछे आओ। अगर इधर उधर होने की कोशिश की तो बचकर नहीं जा सकोगे। अगली टैक्सी से उतरने वाले शख्स ने शारिक की टैक्सी के ड्राइवर से कहा, क्या बात है, कौन हो तुम? दी कोस्टा ने उसे घूरा। टैक्सी एक तरफ लगाने दो, फिर बताता हूं मैं कौन हूं, उस शख्स ने कहा। वो ड्राइवर को इशारा करता हुआ अगली टैक्सी पर बैठ गया। मुख्तलिफ गाड़ियों की हार्नों की आवाजों से कान फटे जा रहे थे। अगली टैक्सी हरकत में आई तो शारिक वाले ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों टैक्सियां ब्रेटो रोड पर मुड़ गई। उस तरफ आने वाला ट्रैफिक बहुत कम था। ब्रेटो रोड पर मुड़ने के थोड़ी देर बाद अगली टैक्सी रुक गई और वही आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। उसने पिछली टैक्सी को इशारा किया। शारिक वाली टैक्सी दरख्त के नीचे फुटपाथ के किनारे पर रुक गई। इसी दौरान अगली टैक्सी से एक और आदमी उतर आया। ये वही आदमी था जिसे शारिक ने बस के अड्डे पर अपनी तरफ घूरते हुए देखा था। वो दोनों सादे लिबास में थे और उनके उड़िए उन्हें पुलिस वाले ही जाहिर कर रहे थे। कौन हो तुम लोग और हमें क्यों रोका है? शारिक ने उस शख्स को घूरा। नीचे आ जाओ तुम लोग, अभी बताता हूँ कि हम कौन हैं। पहले शख्स ने जवाब दिया, मगर हम लोग क्यों उतरे? तुम लोग हो कौन? इस मर्तबा डी कोस्टा बोला। नीचे आते हो या घसीटकर उतारूं? उस शख्स ने कहते हुए पहलू की तरफ से कमीज ऊपर उठा दी। कमीज के नीचे होलिस्टर में रिवॉल्वर का दस्ता साफ नजर आ गया था और इस शख्स का कमीज उठाने का मकसद भी वालमन यही था कि वो उन्हें रिवॉल्वर दिखाना चाहता हो। डी कोस्टा ने पीछे मुड़कर देखा। समीना दरवाजे की तरफ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अगर ये पुलिस वाले थे तो ये किसी मुसीबत में फंस सकते थे। शारिक ने डी कोस्टा के कंधे पर हाथ रखा और फिर समीना को नीचे उतरने का इशारा किया। वो चारों नीचे उतर आए। उस सड़क पर से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार और दूसरी गाड़ियों में बैठे हुए लोग मुड़ मुड़कर उनकी तरफ देख रहे थे। उनमें से बेशतर लोग सूरत हाल को समझ चुके थे। पुलिस के बाद एहलकारों ने बाज क्या बेशतर एहलकारों ने पूरे महकमे में गंद फैला रखा था। ड्यूटी पर ना होते हुए ये लोग सरकारी वर्दियां पहनकर या सादा लिबास में एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों, रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डों के आसपास घूमते रहते और बैरून मुल्क या बैरून शहर से आने वालों को रोककर उन्हें मुख्तलिफ हीलों बहानों से हिरासा करते और उन्हें लूट लेते।
अखबारात में रोजाना इन लोगों के खिलाफ खबरें छपती थी, बरासरे छपते थे, मगर इस किस्म की वारदातों में कभी कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हो रहा था। इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कानून के मुहाफिज जब लुटेरे और राहदन बन जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये दोनों भी पुलिस एहलकार ही थे जो ड्यूटी पर नहीं थे, मगर बाहर से आने वाले लोगों को लूटने के लिए बसों के इस अड्डे के आसपास मिला रहे थे। वो शारक वगैरह उनकी नजरों में आ गए थे और ताकुब करने के बाद यहाँ उन्हें रोक लिया गया था। कौन हो तुम लोग और क्यों रोका हमें? शारक ने पूछा। हम CIA के आदमी हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और ये लड़की कौन है? वो हवस भरी नजरों से समीना की तरफ देखने लगा। यो मेरी बीवी है, हम लोग सोनमियानी से आए हैं, मगर तुम लोगों ने हमें रोका क्यों है? शारक ने कहा। बीगी से सूटकेस निकालो, हम चेक करना चाहते हैं, उस शख्स ने कहा। क्या तुम समझते हो कि हम स्मगलर हैं और सूटकेस दिखा दो? उस शख्स ने शारक की बात काट दी। शारक के कहने पर ड्राइवर ने डिग्गी खोल दी और माउनक्का ने सूटकेस बाहर निकाल कर फुटपाथ पर रख दिया। खोलो इसे, वो शख्स उड़ आया। चाबी नक्का के पास थी। शारक के इशारे पर उसने सूटकेस खोल दिया। इस वक्त पैदल चलने वाले 2-3 आदमी वहां रुक गए थे। दूसरे आदमी ने उन्हें भगा दिया। पहला आदमी फुटपाथ पर बैठ गया और सूटकेस का ढकना खोलकर सामान चेक करने लगा। सामान था ही क्या, लेकिन वो शख्स इस तरह बैठा है, उसकी कमीज का दामन सूटकेस में रखे हुए कपड़ों पर फैल गया। दूसरे हाथ से उसने बड़ी होशियारी से कमीज के अंदर प्लास्टिक की एक थैली निकालकर सूटकेस में कपड़ों के नीचे डाल दी। फिर उसने पहलू बदलते हुए अपना दामन समेटा और सूटकेस में रखे हुए कपड़े उठाकर इधर उधर डालने लगा। सब अनसीले कपड़े थे, उन्हीं में कीमती घड़ियां और हीरो का वो तलाई सेट भी था। उस सेट को देखकर उस शख्स की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने सेट एक तरफ रख दिया और कपड़े दोबारा उलट पलट करने लगा और बिलाकर उसने प्लास्टिक की थैली बरामद कर ही दी। ये क्या है? वो थैली हाथ में लेकर खड़ा हो गया। हमें यही शक था जिसकी वजह से तुम लोगों को रोका था। ये क्या? शारक की लहजे में हैरत थी, बल्कि हकीकत ये थी कि वो चारों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। इसे एलवन कहते हैं, एक पाव तो जरूर होगी। वो शख्स थैली को हाथ में तोलते हुए बोला। तुम लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या बकवास है? शारक झुंझला गया। इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। पता तो तुम लोगों को थाने जाकर ही चलेगा, वो शख्स बैनी खेज लहरी में बोला। खूबसूरत लड़की को इसलिए साथ रखा जाता है कि दूसरों को धोखा दे सको। शायद इस हसीना की वजह से ही तुम लोग तमाम चेक पोस्टों से बचते हुए चले आए हो, लेकिन इस खूबसूरत लड़की का जादू हम पर नहीं चल सकेगा। यकीन करो, हीरोइन की इस पैकेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। शारक बोला। तो क्या ये पैकेट मैंने तुम्हारे केस में रखा है? वो शख्स उड़ाया। हाँ, तुमने रखा था ये पैकेट हमारे सूटकेस में। सबीना अचानक ही चीखी। हालांकि बहुत खौफजदा थी, लेकिन अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि इन्हें किसी प्लानिंग में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो लोगों को जमा करके उन्हें बताना चाहती थी कि ये लोग कानून की आड़ में उनके साथ धोखा कर रहे हैं। उसके शोर मचाने से 5-6 आदमी जमा हो गए। जबान बंद कराओ इसकी, वरना उल्टा टांग दूंगा ले जाकर। उस शख्स ने खूनख्वार नजरों से शारक की तरफ देखा। क्या हुआ बहन, क्यों चीख रही हो? जमा होने वालों में से एक आदमी ने समीना की तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। ये डाकू हमें लूटना चाहते हैं। समीना चीखी। क्यों है, क्या बात है? उस आदमी ने सादा लिबास वाले को घूरा। जाओ यहाँ से तुम लोग, चलो भागो, वरना तुम लोगों को भी डर लिया जाएगा। ये लोग स्मगलर हैं और इनका ताल्लुक एक खतरनाक बैन-अल-अक़वामी गिरोह से है। ये देखो, इनके सामान से हीरोइन बरामद हुई है। वही सादा लिबास वाला बोला। ये झूठ बोलता है, इसने ये पैकेट खुद हमारे सामान में रखा था। समीना चीखी। ये लोग ऐसा ही करते हैं, राहगीरों को लूटते हैं। हुजूम से एक आवाज आई। तुम लोग जाते हो यहाँ? उस शख्स ने कमीज के नीचे होलिस्टर में से रिवाल्वर निकाल लिया। वो देखो, मोबाइल जा रही है, बुलाओ उन्हें, एक शख्स चीखा। पुलिस की एक मोबाइल चौराहे से गुरु मंदिर की तरफ जा रही थी, लेकिन वो मोबाइल ट्रैफिक के हुजूम में फंसी हुई थी। एक आदमी ने ऊँटों में 2 उंगलियां दबाकर सीटी बजा दी। यह महज इत्तेफाक था कि मोबाइल की अगली सीट पर बैठे हुए ASI ने गर्दन घुमाकर देख लिया। सीटी बजाने वाला हाथ से इशारा करने लगा। सादे लिबास वाले ने अपने साथी की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो अपनी टैक्सी की तरफ दौड़े। दौड़ते हुए दूसरे ने भी रिवाल्वर निकाल लिया था। हुजूम में से किसी को उनको पकड़ने की हिम्मत ना हो सकी। अगली सीट का ड्राइवर उनके बैठने से पहले ही इंजन स्टार्ट कर चुका था। उनके बैठते ही टैक्सी जोरदार झटके से हरकत में आ गई। पुलिस मोबाइल को ट्रैफिक के हुजूम से निकलने और मुड़कर उस तरफ आने में 2 मिनट लग गए थे। इसी दौरान वो टैक्सी अगला मोड़ पार कर चुकी थी। क्या बात है, क्या हुआ? ASI फौरन ही मोबाइल से उतर आया। पीछे ने हिस्से से 2 मुसल्ला कांस्टेबल भी उतर आए थे। 2 आदमी अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करके हमें लूटना चाहते थे। वो भाग गए। उनकी टैक्सी चौराहा पार करके सीधी गई है। डी कोस्टे ने बताया। चलो मोबाइल में बैठो, खरी आप। ASI ने कांस्टेबलों को इशारा किया और खुद भी दौड़कर मोबाइल में बैठ गया। मोबाइल तेजी से हरकत में आ गई। जाइए, आप लोग भी चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जाली पुलिस वालों से बचने के बाद पुलिस वालों के हाथों लूट जाएं।
वो दो में से एक आदमी ने समीना और शारा की तरफ देखते हुए कहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।